उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है, डीपीआईएएस में स्वागत है। मित्रों, इस पूरे क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को देवप्रयागम आईएएस परिवार के आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के मूल्यों को हम अपने हृदय में सदैव संजोए रहें और माँ भारती के गौरव को सदैव शिखर पर स्थापित करते रहें। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हम सभी स्वतंत्रता दिवस के मूल्यों को अपने हृदयांगम किए हुए हैं, तो आज इसी की चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत सुपरहिट क्लास है आपकी ये, और इस क्लास का सबसे अहम पहलू क्या है, आज हम चर्चा करेंगे कि लोक सेवा आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी के 200 प्रश्न बनाए हैं। साल भर लगा है 200 प्रश्न को बनाने में, साल भर से भी ज्यादा समय लगा है, और उसके बाद फिर परीक्षा कराई गई। इसके लिए लोक सेवा आयोग को खूब बधाई दिया गया कि भारत मतलब बहुत बड़ी परीक्षा आपने करा लिया। लेकिन फिर वही कि जानबूझ करके तो नहीं, लेकिन आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का समय आ ही जाता है। आपके द्वारा दिए गए उत्तर 200 प्रश्नों के उत्तरों में से देखा जाए तो लगभग ऐसे कई प्रश्न के उत्तर हैं जो पूरी तरीके से गलत हैं। आपके उत्तर गलत हैं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। कई प्रश्नों के उत्तर तो आपको बदलना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, कई प्रश्नों के उत्तर आपको डिलीट कर देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र बनवा उसमें त्रुटियां कही हैं। हिंदी में त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अब आप उसको चाहे कह दें कि नहीं ये प्रिंटेड मिरर है, मतलब एरर है कि प्रिंट जब वो हुआ था तो उस समय, ये भी आपकी गलती है, क्योंकि जिस प्रेस में आपने करवाया वो प्रेस की गलती है, आपकी गलती है। फिर आपके या तो हो सकता है कि जो एक्सपर्ट एग्जामिनर जो पेपर सेटर रहे हैं आपके, उन्होंने गलती की हो। तो कई हिंदी में कई प्रश्न पर जो है गलतियां हैं। अब हालांकि हम जानते हैं कि उसको आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो प्रिंटर मिस्टेक करके और आप उसको उसी प्रश्न को उत्तर को दे देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल, लेकिन जीएस के इन प्रश्नों को जो सार्वजनिक हैं इनके उत्तरों को तो आपको बदलना ही चाहिए, और आप बदलेंगे। मित्रों, इससे क्या होगा, आपके मेरिट में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। कई प्रश्न ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग नहीं बदलेगा, कई प्रश्न के उत्तर हैं जिसे उनको मजबूरी में बदलना ही पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा ये नहीं है कि हमें कुछ दिखाएंगे नहीं, दिखाना चाहिए। कह रहे हमारे यहाँ इस पर कोई आरटीआई नहीं चलती है। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई। चलिए फिलहाल आते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे, इसलिए पूरे क्लास को देखिएगा। सारे प्रश्नों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न पर आपके साथ चर्चा करेंगे, हर प्रश्न पर आपके साथ चर्चा करेंगे। कौन सा प्रश्न बदला जाएगा, कौन सा प्रश्न बदला नहीं जाएगा, किसके आंसर चेंज किए जाएंगे, कौन सा प्रश्न डिलीट किया जाएगा, ये सब आपके साथ चर्चा करें। इसलिए पूरी क्लास देखिएगा और इन प्रश्नों पर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आपकी मेरिट थोड़ा सा उठक पटक तो रहेगी इसमें, क्योंकि मेरिट जो भी आप कह रहे हैं 130 प्लस, कुछ लोग 135 कर रहे हैं, कुछ लोग 140 भी चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के वही सब, और मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि 125 प्लस, और जिन प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं उनमें अगर वो आपके सही हैं और आपने उसको सही लगाया तो आप उसको जोड़ लीजिए। 125 प्लस के साथ आपका आंसर होगा। 125 प्लस वाले आरओ मेंस की तैयारी करेंगे, आरओ मेंस की तैयारी के लिए आपको लग जाना है। तो आते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपने डीपीआईएस को सब्सक्राइब कर लिया होगा ना, तो डीपीआईएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी एक फैमिली है जिसमें हम आपको अधिकतम जितना भी हो सकता है आपको लाभ देने का प्रयास करते हैं। बारी आपकी है कि आप हमें कितना लाभ प्रदान करें। ठीक है, और मित्रों यही नहीं, हम आपके साथ लक्ष्य बनाए हैं आरओ मेंस 2070 प्लस टारगेट है हमारा
आपके साथ पूरी वचनबद्धता के साथ 275 प्लस कैसे प्राप्त करें। 275 प्लस प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पेशल रणनीति के तहत लग जाना है हमारे साथ, DPIS के साथ, हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ आपको लग जाना है, जहां हम आपको पत्र लेखन आप रट जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सारणियन तो समझ लीजिए आपके बिल्कुल जुबान पर, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा है, चाहे जो भी आपका आ जाए तुरंत आप उसको क्या कर देंगे, टेबुलेशन फॉर्म में तुरंत आप दर्ज कर देंगे। गद्यांश की पूरी ट्रिक, जिसके साथ सारांश लेखन, जिसके साथ व्याख्या और शीर्षकों का चयन तो आपके लिए क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा। चाहे जहाँ जो भी आए आप तुरंत फटाफट कर देंगे। पारिभाषिक शब्दावलियों को तो आप रट जाएंगे, कंप्यूटर और निबंध के तो आप मास्टर बन जाएंगे। इसलिए इस पर हम 275 प्लस की स्ट्रेटजी के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस पर हम आपके साथ बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, शुरू कर दिए हैं, शुरू करते रहेंगे। लेकिन आते हैं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लोक सेवा आयोग और उसका भारी भरकम तंत्र सिस्टम, इस पर ना 1000 रुपये डेली, ना लाख रुपए डेली, बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो आप सोचिए इतना बड़ा संवैधानिक निकाय है, हम प्रश्न नहीं उठा रहे भाई आपके ऊपर, आप सर्वोच्च हैं, लेकिन फिर भी ये लोक सेवा आयोग आपको कुछ करना चाहिए। इतना भारी भरकम सिस्टम लेकर के और आप प्रश्न ना सही बना पाए, और प्रश्न चलो सही बना लेंगे तो उत्तर सही ना देना चाहिए। ये युवाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग कहते हैं कि हमारे युवा, भारत युवाओं का देश है और भविष्य युवाओं का होगा, लेकिन इन युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। बहुत खिलवाड़ कर चुके हैं, कभी स्केलिंग के नाम पर आपने बर्बाद कर दिया है, कभी प्रश्नों का ये खेल तो आपका आज से नहीं, 99 2000 से तो हम ही देखते आए हैं, 98 99 से तो हम ही देख रहे हैं, ये सारा खेल हुआ है, हम स्वयं उसके भुक्तभोगी रहे हैं और हमारे जैसे ढेर सारे लोग भुक्तभोगी भी रहे हैं, तो सब भुक्तभोगी रहे। लेकिन आयोग आप पीढ़ियों के साथ ऐसा मत कीजिए, सुधर जाइए, ये कहना करना गलत है। आप कम से कम पारदर्शिता लाइए, प्रश्न क्या बदल रहे हैं उसका उत्तर सही सही दीजिए, उसमें आप हेरा फेरी मत कीजिए, क्योंकि आपकी हेरा फेरी जग जाहिर है। जग जाहिर इसलिए भी है क्योंकि जो कहीं नहीं हुआ वो आपके यहाँ हो रहा है। इसलिए आइए, और आपकी पहली चुनौती यही है कि लोक सेवा आयोग के जितने प्रश्नों को दिया गया है, आपके यहाँ आपत्ति की गई है, उन सारे प्रश्नों का एक संशोधित आंसर की निकाल दीजिए। उसके बाद फिर आप रिजल्ट आउट कीजिए समीक्षा अधिकारी का, अन्यथा समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट मत दीजिए, देना है तो संशोधित आंसर की के साथ दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हर कोई जानता है, जो लड़का अभी पढ़ाई शुरू किया है और एक बार वो संविधान पढ़ लिया है, वो भी जानता है कि संवैधानिक आयोग क्या होता है, सांविधिक आयोग क्या होता है, वैधानिक आयोग क्या होता है। आपके एक्सपर्ट जो है लगा रहे हैं वैधानिक आयोग स्टेचुरी कमीशन में किसको लिख रहे हैं, वित्त आयोग को। भाई वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी नहीं। स्टेचुरी बॉडी वो होती है जो संसद के अधिनियम से, विधानसभाओं के अधिनियम से जो गठित की जाती है। ऐसी स्थिति में वैधानिक आयोग का आपका ये आंसर गलत है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो या तो आप इस आंसर को हटाएंगे या चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो सर्वाधिक सही कौन सा है, सर्वाधिक सही आपका श्रम आयोग है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि श्रमिकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यकारी भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव से फिर वैधानिक रूप से उसको प्रदान करते हुए क्या किया गया, राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित किया गया, और अब तक 2 ऐसे श्रम आयोग गठित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको मान लीजिए, तो या तो मान लीजिए या तो हटा दीजिए। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से हो गया वैधानिक आयोग वाले में। अगर आप किसी को नहीं मान रहे हैं, अगर आपको मानना है तो आप श्रम आयोग को मानिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने भी आयोग के आंसर को ही प्रमाणित कर दिया है। उनको लिखना चाहिए था। हमारी जो देश, जिस पर युवाओं को सबसे बड़ा भरोसा है,
उन पत्रिकाओं ने भी आंसर अपने वही छाप दिए हैं जो आयोग ने दिया है। आपको स्पष्टीकरण के साथ लिखना चाहिए था भाई, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये कमीशन ने दिया है, ये कमियां है, यहाँ ये होगा, लेकिन सब ने वही छाप दिया है और व्याख्या गलत तरीके से कर दी है। आप देखिएगा कई मैगजीन में आंसर गलत तरीके से व्याख्यायित भी कर दिए गए हैं। तो आप आपको श्रम आयोग दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप इसको डिलीट कीजिए। तो जहाँ तक संभावना है आंसर ये आपका चेंज किया जाएगा और श्रम आयोग आपका आंसर लगाया जाएगा, ठीक है। आपने लगाया है क्या, वित्त आयोग तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका संवैधानिक आयोग है, इसलिए ये आपका नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। आप इसको लगाइए या तो आप कुछ कर दीजिए, सबको आप डिलीट कर दीजिए, दोनों को डिलीट कर दीजिए। जनसंख्या घनत्व वाला प्रश्न आप देख ही रहे हैं, जनसंख्या घनत्व वाला प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व वाले में बिहार और उत्तर प्रदेश बताइए, हर जगह आपको मिल रहा है, आपने इसका भी आंसर गलत कर दिया है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व वाले में भी इसका आंसर आप चेंज कीजिए। जनसंख्या घनत्व का उत्तर आप चेंज कीजिए। लोक सेवा आयोग में जितने समीक्षा अधिकारी हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, वे सब प्रतियोगी भी हैं। एक बार उन्हीं में से अगर बुला लिया जाए तो वही लोग ही अच्छा पेपर बना दें। आप ये एक्सपर्ट से अच्छा पेपर तो समीक्षा अधिकारी लोग बना दें, लेकिन आप लोग उनको बुलाते नहीं क्योंकि वो भी परीक्षार्थी हैं। ऐसे परीक्षार्थियों का चयन कर लीजिए जो गोपनीय बनाए रखिए, ठीक है, उनसे भी आप बनवा सकते हैं। फिलहाल आप अपने एक्सपर्ट को बदलिए, एक्सपर्ट आपके अच्छे नहीं हैं। तो जनसंख्या घनत्व इसका उत्तर आप चेंज कीजिए। आपने उत्तर प्रदेश दे दिया है भाई, अरे बहुत पहले से पश्चिम बंगाल चलता था, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया बिहार ने, उत्तर प्रदेश तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इसका आंसर आप चेंज कीजिए। अब देखिए तीसरा प्रश्न का है नकदी फसल। नकदी फसल में आलू भी है और रेपसीड भी है, दोनों नकदी फसल है। नकदी फसल वही होती है जिसको बेच करके तुरंत किसान लोग क्या करते हैं, नगद पैसा पा लेते हैं। सरसों कोई पैदा करके उसको स्टोरेज नहीं करता है, हाँ आलू स्टोरेज कर देता है आपके कोल्ड स्टोरेज में, और फिर वो बाद में क्या करते हैं, मार्केट में उतार कर कई गुना पैसा कमाते हैं। तो ये दोनों नकदी फसलें हैं, आलू भी है और रेपसीड भी है, ठीक है। तो इसको आप या तो आंसर बदलिए, दोनों कीजिए, या फिर आंसर इसको हटाइए। रेपसीड प्लस आलू, ये दोनों आपकी नकदी फसलें हैं। इसको आप हटा दीजिए। अब जैसे प्रश्न का है ताइवान और ब्रिटेन को लेकर के, जितने भी सोशल साइट्स हैं वहां पर ताइवान आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ तैरते हुए जो आपका सोलर प्लांट और पवन ऊर्जा उसमें आ रहा है वो चीन का आ रहा है, लेकिन ताइवान नहीं है। और लेकिन आप देख रहे हैं कि जो है आपका ब्रिटेन में 28 अगस्त 2024 को ये प्लांट, एनर्जी प्लांट प्रारंभ हो गया और एक बड़ा उत्पादक रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत हो गई थी, ट्रायल तो हो गया था पहले, लेकिन ये काम 28 अगस्त से 2004 से कंटिन्यू हो गया है। तो इसका आंसर हर जगह से आपको ब्रिटेन मिल रहा है। इसको दिया भी गया है, कई सोशल साइट्स जो आपके उस पर हैं उसे भी दिया गया है इसको निकाल करके। तो ये आपका आंसर एक यही चेंज होगा। आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन। आप तटीय, यहाँ पर आपका होगा ब्रिटेन होगा, ताइवान नहीं होगा। उसका उत्तर चेंज कर दीजिए। इसका उत्तर चेंज कर दीजिए, कीजिएगा जरूर, जिससे हमारे युवाओं को इसका लाभ मिले।
आपने दे दिया स्थल रुद्ध भारत का बंदरगाह, देखिए कहीं उस किताब में तो उस रूप में नहीं है, हाँ लेकिन सोशल साइट्स पर ही मिल रहा है। तो इस प्रश्न को आपने सोशल साइट से उठा लिया है। तो यहाँ इस प्रश्न को तो हमें नहीं लगता कि आप चेंज करें, क्योंकि जहाँ से आपने उठाया वो आंकड़े आपके वहीं से मिल रहे हैं और कहीं उस रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है कि बड़ी बड़ी किताबों में भी या प्रमाणित किताबों में, तो इसलिए इसके जो आधार दे गए हैं वो आधार आपके वही हैं और इसलिए हमें नहीं लगता कि आप इसको चेंज करें। फिलहाल ये आपका अगर देखा जाए तो अभी विशाखापत्तनम को आप इसमें कह सकते हैं, लेकिन अब इसमें कमीशन हमें नहीं लगता कि दिया भी गया है, लेकिन सिर्फ कमीशन इसमें चेंज करेगा क्योंकि जो भी साइट्स हैं जितने भी साइट्स हैं सबको विशाखापत्तनम ही दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि भारत में ऐसे किसी बंदरगाह के बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके तो चेंज होने की संभावना जो है नहीं है कि आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें लैंड लॉक्ड, ठीक है, लैंड लॉक्ड बंदरगाह उस रूप में तो नहीं, लेकिन इसमें आपका आंसर यही रहेगा, इसको तो आप यही बनाए रखेंगे, इसलिए इसमें तो हमें नहीं विश्वास है कि आप इस पर कोई चेंज करिए, तो यही रहेगा स्थल बंदरगाह। ये आपका सही है, नया प्रश्न भी आपने बनाया है। अब है आपका रबी की फसलें। देखिए रबी की फसल वालों में आप देखिए रबी की फसल में आपका आंसर सही है, लेकिन दोनों है। रबी की फसल कौन सा नहीं है कह रहा है, तो नहीं है में देखिए मूंग तो आपका है, ठीक है, मूंग नहीं है। लेकिन आपने सेम की फली रखा है, ठीक है, तो अगर फ्रेंच बीन की बात करें, सेम की फली की बात करें, तो अधिकांश रूप में तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी जो है रबी की नहीं है। ठीक है, फ्रेंच बीन भी दिया गया है, लेकिन आधार तो दिया गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि आयोग इसको चेंज करेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न है और एक प्रश्न है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज करेगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत दिन से आंसर में रहा है। फ्रेंच बीन में कहीं कहीं पर जो है ओवरलैपिंग दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं पर क्योंकि ओवरलैपिंग दिखाई पड़ने लगती है, ऐसी स्थिति में फ्रेंच बीन पर थोड़ा सा संदेह पैदा होता है, लेकिन तो हमें तो नहीं लगता कि इस पर कोई चेंज होगा, हालांकि ऑब्जेक्शन दिया गया इस पर भी। ठीक है, फलों में आ जाइए भाई, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई। फलों के उत्पादन में भारतवर्ष के जितने भी स्रोत हैं, चाहे वो पत्रिकाएं हों, चाहे वो पुस्तकें हों, चाहे वो भारत सरकार का, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का साइट्स हो, चाहे आपके जो है पिछले कई वर्षों के आपके ये हैं इकोनॉमी सर्वे हैं, उसमें सब में दिया गया है आम, केला, पपीता, अमरूद। अब आम में सबसे बड़ा उत्पादन विश्व में 40% उत्पादन लगभग भारत ही करता है। हाँ, लेकिन निर्यात में प्रथम नहीं है, क्योंकि हम जितना आम पैदा करते हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैदा सबसे अधिक आम भारत में ही होता है। निर्यात की दृष्टि से भारत तीसरे चौथे स्थान पर आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका आंसर है, चारों आंसर जो ये आपका प्रश्न हट जाएगा, इन चारों में भारत प्रथम है। उत्पादन में प्रथम है भारत, निर्यात में नहीं, लेकिन उत्पादन में प्रथम है, इसलिए इस प्रश्न को आपको हटाना पड़ेगा।
क्योंकि इतने सारे दिए गए हैं आधार, इकोनॉमिक सर्वे दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में आपको इस प्रश्न को तो हटाना ही है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अशोक का स्टेटमेंट है, अपनी प्रजा के बारे में अशोक संदेश दे रहा है, प्रजा के कल्याण और नैतिकता के बारे में अशोक का विचार है। तो अशोक का है या हर्षवर्धन का है? ठीक है, आलोक दे रहा है हर्षवर्धन का, लेकिन यह है अशोक के बारे में है। अशोक के 7वें शिलालेख में इसको कहा गया, कई आधार हैं ऊपर किया गया है, एक दो जगह केवल मिलता है, लेकिन वो भी पूरे प्रमाणिकता के साथ नहीं, इसलिए पूरी संभावना है कि इसको भी बदला जाएगा। तो हमारी प्रजा वाला जो आंसर है, इसमें जो है अशोक आता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है, शिलालेख है, ये दिया गया है। आयोग ने फिलहाल हर्षवर्धन को माना है, इसलिए इसकी संभावना कम है और इसके आंसर को चेंज किया जा सकता है। इसका आंसर जो है चेंज किया जाएगा। ठीक है, ये आंसर चेंज किए जाने की पूरी संभावना है। अब देखिए, एक प्रश्न है जो इसका अलाउद्दीन खिलजी के उसको धारण करने वाला है, इसमें जो उपाधियां धारण करनी की थी। ठीक है, तो उपाधि धारण करने में अगर हम देखें तो उसमें कोई नहीं आता है। ठीक है, अगर देखें तो इल्तुतमिश जो खलीफा थे, ठीक है, ये थे आपके अब्बासी खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा ने 1220 में 20 से 29 है, इसमें जो इल्तुतमिश के लिए ये उपाधि दी थी। कई जगह बलबन भी आप लोग बताते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कमीशन ने आंसर दिया है। ठीक है, और वो आंसर इल्तुतमिश दिया ही नहीं गया है। तो ये देखिए, जहाँ तक है जो प्रमाण दिया गया उस प्रमाण के आधार पर इस प्रश्न को भी हटाना चाहिए। ठीक है, इसको भी हटना चाहिए, इस प्रश्न को भी हटना चाहिए। अगर आप सभी उपाधियों को देख लें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न के भी हटने की संभावना है, तो प्रश्न में आपको हटाना पड़ेगा। तो आपका आता है, देखिए, एक आपने दिया है आकृति वाला प्रश्न। आकृति वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभी से भिन्न है? सभी ने आंसर डी मान रहा है, कमीशन ने आंसर ए माना है, लेकिन इसमें कमीशन का आंसर सही हो सकता है। आकृति वाले में कमीशन ए मान रहा है और आप लोग जो स्रोत दे रहे हैं वो डी दे रहे हैं, तो डी भी हो सकता है। लेकिन कमीशन क्यों मान रहा है? हमें लगता है, मेरा अपना जो मानना है, कमीशन ने क्यों माना है, तो कमीशन के मानने का जो आधार है, अगर आप उसको लेते हैं तो आप देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी एक शेष से भिन्न है। अगर आप पहली आकृति ए देखें तो ए में क्या है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज में फिर आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये है, ये कमीशन कह रहा है। देखिए बी क्या कह रहा है, बी कहता है और इसमें त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, सी कहता है ये कहता है, डी कहता है और
इसमें आपका एंगल दिया गया है, ये आपका डी कहता है। अब देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। इसमें सब लोग, अधिकांश लोगों का मत डी है, लेकिन कमीशन इसमें सही हो सकता है। कमीशन इसमें सही इसलिए हो सकता है, देखिए आप देखिए बी सी और डी को देखिए। बी सी डी क्या कहता है, देखिए यहाँ त्रिभुज है, देखिए यहाँ बड़ी भुजाओं में छोटी भुजाएं हैं। बड़ी भुजाओं में छोटी भुजाएं कहाँ कहाँ हैं। अगर हम इस आधार पर देखें तो यहाँ पर 3 बड़ी भुजाएं हैं, 3 में 2 है, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 3 में 2 भुजाएं हैं। यहाँ जो है 1 2 3 4 5, 5 में 4 है, 5 में 4 है। यहाँ आप देखें तो यहाँ 4 में 3 है, 4 में 3 है। आप देखिए कैसे कमीशन का आंसर सही हो सकता है कि चारों से भिन्न है। यहाँ 3 में 2 है, मतलब 3 अधिक में कम, तो 1 का अंतर है, ठीक है, 1 कम है। यहाँ जो 5 में 4 है, 1 कम है। बड़ी भुजा में से छोटी भुजा 1 2 3 4 5, 5 में 4 है तो 1 कम है। यहाँ देखिए 4 में 3 है तो 1 कम है, यहाँ पर भी 1 कम है। यहाँ क्या 3 में 4 है, 1 ज्यादा है। 3 में 4 है, इसमें 1 ज्यादा है, इसलिए आंसर कमीशन का ये सही होगा। आपत्तियां सभी लोगों ने दिया, हमने भी दिया, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं ये गलत आपत्ति है। आंसर इसी आधार पर कमीशन का आंसर सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कमीशन सही होगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और लगभग लोगों ने, हमें लगता है कि 70-80% लोगों ने आंसर डी ही लगाया है, लेकिन आंसर डी नहीं होगा। आंसर इसमें कोई नहीं बदलेगा, कमीशन ये है, क्योंकि इन चारों में बी सी और डी में बड़ी आकृति के बीच के अंदर छोटी आकृति है। यानी 4 एंगल वाली आकृति में 3 है, यहाँ 5 में 4 है और यहाँ 3 में 2 है। लेकिन यहाँ क्या त्रिभुज में चतुर्भुज है भाई। 3 आकृतियों में एक तो भिन्न होगा ना, भिन्नता का आधार क्या हो गया, उस भिन्नता के आधार पर आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सीखेंगे। इसलिए कमीशन का आंसर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए। अब हिंदी वाला तो आप जानते हैं, हिंदी में कई प्रश्नों की मात्रात्मक त्रुटियां हैं, ठीक है। जैसे आप वो तद्भव तत्सम वाला भी देखिए, वहां पर भी है, लेकिन वो संख्यावाचक और प्रमाणवाचक वहां तो आपको बदलना पड़ेगा। हालांकि वहां पर भी आंसर में भेद्यता है, हो सकता है उसको भी ना बदलें, ठीक है। और आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी ने तो जबरदस्त तरीके से प्रमाण के साथ कह दिया है, लेकिन कमीशन उसमें बहुत, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ चेंज कर सकता है। तो मित्रों, ये हैं लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए उत्तर के साथ हमारे आपके उत्तर के एनालिसिस में जो अंतर आ रहा ये है। इस आधार पर आप कई प्रश्नों में पॉजिटिव हो सकते हैं, कई प्रश्नों में आप नेगेटिव हो सकते हैं। ये दोनों स्थिति आयोग की बनी रहेगी। अब लेकिन मैं लोक सेवा आयोग से ये अपील करता हूं
मैं लोक सेवा आयोग से अपील करता हूं कि हे लोक सेवा आयोग, आप युवाओं के भविष्य हैं और युवाओं के अभिभावक हैं। अगर आपके अंदर संवेदना है और निश्चित रूप से है, देखिए पहले हमारे लोक सेवा आयोग चेयरमैन साहब ऐसे थे कि वो रोज एक दिन, जैसे उन्होंने क्या किया था, एक नियम निकाला कि हम आप लोगों की शिकायतें सुनेंगे। तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि शिकायतें सुनना चाहिए। एक दिन सप्ताह में एक दिन ऐसा कर दें, 15 दिन में एक दिन कर दें कि लोक सेवा आयोग से जुड़े जो भी शिकायतें हों, जो भी सुधार हो, जो भी सुझाव हों, वो लोग वेबसाइट पर भी देते रहें और या फिर पर्सनली भी देख लिया करें। फिलहाल मित्रों, आप सभी को 125 प्लस अगर आपके हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दी। इसमें से आपके ऐसे 6-7 प्रश्न हैं जो आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जो आयोग का उत्तर गलत है, और 8 प्रश्न तक आपके सही जा सकते हैं। और देखिए, लेकिन अब वही है कि इसकी जानकारी लोक सेवा आयोग जब दे दे तो माना जाएगा कि वो सच्चा अभिभावक है। गलतियां सभी से होती हैं, आपसे भी हो गई मानवीय भूल, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मानवीय भूल हुई। जैसे हम लोगों से यानी छात्रों से जो है इनसे भूल हो जाती है, और उस भूल पर तो आप दंड दे देते हैं, 1/3 में काट लेते हैं। मतलब अगर गलती हो गई, मानवीय भूल हुई तो हुई, तो आप एक प्रश्न पर 1/3 काट दें। अगर आपसे गलती हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा अंक देना चाहिए, आप एक्स्ट्रा अंक दीजिए। लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। यही है, दुर्भाग्य है कि युवाओं की आवाज़, जो देश की धड़कन है, जो देश के भविष्य हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। आप आवाज़ सुनिए, आप अभिभावक हैं। मित्रों, आप लग जाइए अपनी मुख्य परीक्षा के लिए। सबसे बड़ी बात है यूपीपीसीएस 2025, यूपीपीसीएस 2025 में भी ये कहीं गलतियां हो न जाएं, क्योंकि इस समय आपके पेपर बन रहे हैं, और पेपर बन रहे हैं तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी बातों को अगर आप तक पहुंच जाती है तो कृपया स्वयं चेयरमैन साहब से ये करबद्ध निवेदन है कि प्रश्न पत्रों का अवलोकन एक एक्सपर्ट टीम के माध्यम से अलग से करवा लें। तो सारे प्रश्न सही हैं कि गलत हैं, और उसके उत्तरों का भी अवलोकन एक एक्सपर्ट टीम करवाएं, जिसमें कोई ना कोई एक अच्छा अभ्यर्थी रहा हो, ठीक है, उनसे जरूर करवाएं। नहीं तो आपके वो एक्सपर्ट जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं, वो कभी कंपटीशन नहीं दिए हुए होते हैं, बस वो एकेडमिक हो सकते हैं लेकिन वो कंप्यूटर नहीं है। इसलिए कंप्यूटर लोगों को भी इसमें शामिल करें। हमारे आपके परीक्षा नियंत्रक साहब हैं, एक अच्छे कंप्यूटर रहे हैं, आपके सचिव साहब हैं, ये सब कंप्यूटर रहे, अच्छे रहे हैं, उन लोगों से करवा दीजिए। तो कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग अन्नदाता है, माई बाप है, आपका भविष्य है, और उन्हीं से गुजारिश करना है। गुजारिश सुन लेंगे तो पीसीएस में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। फिलहाल मित्रों, आप DPIS के साथ, देवप्रयाग IAS के साथ हमारे साथ जुड़ करके और आप अपने RO की तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। हम आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ, सबसे शानदार तरीके के साथ, सबसे शानदार नवीनतम तरीके के साथ आपको पत्र लेखन, सारणियन, गद्यांश, परिभाषिक शब्दावलियाँ, निबंध, ठीक है, आपकी संपूर्ण तैयारी एक साथ, जहाँ प्रत्येक सप्ताह आपका टेस्ट होगा, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपको रटने और समझने दोनों पर बल दिया जाएगा। हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर भी हम लोग बल देकर और टारगेट 275 प्लस को पूरा करेंगे। इसलिए आइए और तुरंत आप मुख्य परीक्षा के लिए भी लग जाइए। साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए भी आप लगे रहिए, और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जहां आपको नए प्रश्न मिल रहे हैं, आप उसके साथ भी जुड़ जाएं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है देवप्रयाग IAS में, DPIS में, DP परिवार के साथ, और आप सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटियां रही होंगी, या हो सकता है आपके पास और भी ढेर सारे आधार रहे हैं, ढेर सारे प्रश्नों पर आपत्तियां और भी लोगों ने की है, तो उस स्रोत को भी आप उपलब्ध कराइए, ठीक है। फिलहाल इसकी वैधानिकता अधिक है, और आपके प्रश्न कम से कम 7 से 8 प्रश्नों के उत्तर आपके बदले जाएंगे, जो एक बड़ा हेरफेर करेंगे आपके मेरिट में। इसलिए परेशान मत होइए, अगर कम भी हो तो बढ़ जाएंगे, और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। 2026 के लिए भी आपको लग जाना है बढ़िया से, 2026 के समीक्षा अधिकारी के लिए भी, ठीक है। उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल जानकारी देंगे बहुत जल्दी, पूरे प्रमाणित सूचना के साथ।
और मित्रों यूपीपीसीएस 2024 मेंस का रिजल्ट भी आपके नवंबर में 100% आ जाएगा। आप लोग उसके लिए भी लगिए, उसका इंटरव्यू आप तैयार कीजिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पर सब पर लगे रहिए। और बहुत परीक्षाएं हैं आपके लिए, एलटी ग्रेड आपके लिए, प्रवक्ता ढेर सारी है, सारी परीक्षाओं के साथ आप लगिए। आपका भविष्य 2025-26 में स्वर्णिम होगा निश्चित रूप से। लेकिन DPIS के साथ जरूर जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। इसी नैतिकता के साथ, इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम भी आपको अपनी सेवाएं और अपने मार्गदर्शन हर संभव अधिकतम देने का प्रयास कर रहे हैं।